अक्सर हम लोगों को यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ और ऐसे मीडियम्स को या दोस्त अहबाब जो होते हैं वो ये मशवरा तो ज़रूर दे रहे होते हैं कि कौन सा कारोबार जो है वो करना चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन आज का ये प्रोग्राम जो मैं आपके साथ करने लगा हूँ थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए होने लगा है क्योंकि मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँगा कि आपको कौन सा कारोबार नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए। वो कौन से ऐसे काम हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है, और इन कामों को अगर आप कर रहे हैं तो उन तमाम रिस्क फैक्टर्स को आपने जरूर कंसिडर करना है इन कामों को करने से पहले। अब ये जो चीज है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको मालूम है कि इससे पहले मैंने जितने भी आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं उसके अंदर मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता रहा हूं कि पाकिस्तान एक बड़ी बेहतरीन जगह है कि जहां पे आप कोई कारोबार कर सकते हैं, और स्पेशली मैं हमेशा सर्विस सेक्टर के अंदर जो है वो आप लोगों को बता रहा होता हूं कि आपने सर्विस सेक्टर के अंदर रहते हुए कोई ना कोई काम जो है, कोई कारोबार जो है वो जरूर करें। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको उन 6 कामों के बारे में बताने लगा हूं जो कि आपको नहीं करने चाहिए या बहुत एहतियात से करने चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए चैनल बिजनेस इनसाइट्स पे। अब ये कौन कौन से काम है जो पाकिस्तान में नहीं करने चाहिए आपको। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा, इसमें कोई प्रायोरिटी वाइज नहीं मैं बता रहा जो पहले ये आ रहा है तो ये टॉप प्रायोरिटी है, या मैं इसके अंदर आपको जो बता रहा हूं ये 6 काम, इन 6 कामों के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि कितना रिस्क फैक्टर जो है इस काम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होगा। अच्छा, अब जो मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो पहला काम जिसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको नहीं करना चाहिए वो है कि पाकिस्तान में रहते हुए जिम का काम, यानी कि ये जो जिम बनाते हैं जिधर बॉडी बिल्डिंग या एक्सरसाइजेस की जाती हैं, वो काम जो है वो नहीं करना चाहिए। तकरीबन तकरीबन जो फेलियर रेट इसमें नजर आ रहा है वो तकरीबन 95% जिम्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये 95% कैसे मैंने शुमार किया, एक सर्वे जो मैंने कंडक्ट किया उसके अंदर मुझे मालूम हुआ कि अगर मिसाल के तौर पे किसी लोकेलिटी के अंदर 10 लोगों ने जो है वो जिम जो है वो शुरू किया तो तकरीबन जो फेलियर रेट रहा वो तकरीबन 9 लोग जो हैं वो उनका जो जिम जो है वो ऑपरेशन जो है वो वाइंड अप हो गया, फेल हो गया जिम जो है। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसके अंदर वजह यह है कि आगे आपके सामने जो इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, हालात जो चल रहे हैं, पहले तो ये था कि हालात इतने बुरे नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी बुरी नहीं थी, जिम के काम जो थे लोगों के पास भी वक्त था, निकल आता था वक्त कि वो शाम को एक्सरसाइज के लिए वो ऐसी कोई जगह जो थी वो ढूंढते होते थे कि एक नौकरी पेशा आदमी भी जो होता था वो जिम ज्वाइन कर लेता होता था। एक ऐसा नौकरी पेशा आदमी के जिसकी सैलरी कोई 2 लाख के करीब जिसकी सैलरी थी पर मंथ, तो वो कोई एक अच्छा मुनासिब जिम जो था वो अपने लिए सिलेक्ट कर लेता होता था। लेकिन अब आज के हालात अगर आप देखें तो जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, जिसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चों की फीस भी अफोर्ड करे, वो पेट्रोल भी दिलवाए। क्योंकि देखिए, ज्यादा तो आपकी सैलरी जो है, आपकी अगर तनख्वाह मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए है तो तकरीबन तकरीबन 30 से 40 हजार रुपया तो पर मंथ पेट्रोल का जो है आपका लग रहा है, तो आपके तो पीछे बच जाते हैं 1,60,000 रुपया, फिर बच्चों की फीसेस भी देनी है। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो जिम जो है वो उसको ज्वाइन कर सकें। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जी जिम तो जो आप ज्वाइन करेंगे वो लोग ज्वाइन करेंगे कि जिनकी इनकम लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी अब हम बात उन लोगों के बारे में करने लगे हैं, उनके लिए जिम की बात करने लगे हैं कि जो हैं वो पोश लोकेलिटीज के अंदर रहते होंगे। ऐसी लोकेलिटीज में जैसे डिफेंस है लाहौर के अंदर, या कराची में डिफेंस है, या कराची के अंदर अगर हम देखें तो नर्सरी का एरिया है, या लाहौर में अगर हम देखें तो जौहर टाउन का एरिया, ऐसे एरियाज जहां पर लोग जो है निस्बतन ये पॉकेट रखते हैं कि वो जिम की फीसेस जो है वो अफोर्ड कर सकें। तो अब यहां अगर आप देखेंगे तो आपको रेंटल वैल्यूज इतनी ज्यादा नजर आएंगी कि आप उन रेंट्स के अंदर जो है वो जिम को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जिम के अंदर इस वक्त ओवरऑल
जो एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है मशीन्स के साथ, वो तकरीबन आपको जो एक तो जो जगह रेंटल, उसको जो रेनोवेशन, ये तमाम चीजें लगा के तकरीबन आपका 1 मिलियन 10 लाख रुपया तो यहां लग जाएगा, और आपका 20 लाख रुपया जो है वो आपकी तकरीबन शुरू में जो आप 5 सेट्स 5 मशीन लेकर आएंगे, जो बहुत कम है जिम के लिए जो है, और उसके अंदर 20 लाख रुपया आपका वहां पे लग जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूं, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 30 लाख रुपए की ये इन्वेस्टमेंट है। इस 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो रिटर्न है वो इतना सस्टेनेबल नहीं है। इनिशियली पहले साल जो है वो आप तकरीबन पर मंथ जो है ज्यादा से ज्यादा भी आप अगर अर्न कर रहे हुए, तो इसके अंदर आप यानी कि तमाम खर्चे वगैरह निकाल के आप 60 से 70 हजार रुपया पर मंथ अर्न कर रहे होंगे। अब आप ये देखिए कि 30 लाख रुपया लगा के आप 60-70 हजार रुपया पर मंथ अर्न कर रहे हैं, स्टाफ को दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, एक इतनी बड़ी आपने पैराफिनिलिया डेवलप किया हुआ है, तो ये काम जो है ये बहुत ज्यादा आपके लिए लो प्रॉफिट काम होगा, हाई रिस्क काम होगा। ज्यादातर लोग जो ये काम करना चाहते हैं वो इसलिए करना चाहते हैं कि या तो उनको खुद शौक होता है जिम का, और फिर वो कहते हैं कि अच्छा यार ये जो है हम लोग इस काम के अंदर जो है आ जाते हैं, अपना जिम शुरू कर लेते हैं, अपने शौक के लिए शुरू कर लेते हैं। देखिए यहां पे एक चीज जरूर ख्याल रखिएगा, ये एक अच्छी चीज है कि आपका बिजनेस जो है वो अगर आपका शौक भी हो तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नॉट ऑलवेज, ये हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने शौक के अराउंड जो है वो बिजनेस करें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि आपको शौक भी लग सकता है। तो इसलिए मैं जिम के हवाले से आपको जो मशवरा दे रहा हूं, बहुत केयरफुली, बहुत स्टडी करने के बाद आप करें। मैंने आपको बताया तकरीबन तकरीबन 95% इसके अंदर फेलियर रेट। फिर इसके बाद जी एक काम जो हमारे लोग जो हैं वो अक्सर बड़ा इंप्रेस होके कर लेते हैं, और वो किस चीज से इंप्रेस होते हैं, वो जब किसी गोश्त वाले की दुकान पर जाते हैं, कोई चिकन वाले की दुकान पे या बीट वाले की दुकान पे या बीफ वाले की दुकान पे इनके पास जाते हैं, वो देखते हैं कि बड़ा रश लगा होता है लोगों का ना, तो गोश्त ले रहे होते हैं, और फिर रेट के हवाले से उनको वो बताते हैं या पता चलता है, और यस ट्रू भी है ये चीज जो है कि तकरीबन तकरीबन पर केजी उनको जो सुनने में आती है बात, वो तकरीबन ये है कि 300-400 रुपए पर केजी जो है उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि ये जो गोश्त का काम है, अगर आपको गोश्त खुद बनाना आता है, आप यानी कि वहां पर बैठ सकते हैं उस दुकान के ऊपर, ये पैसिव इनकम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे इन्वेस्ट कर दें। इसमें ख्याल रखिएगा एक चीज का, कि कोई अगर आपको ये भी कहे कि आप इन्वेस्ट कर दें गोश्त के काम में, तो ये भी एक बड़ा खतरनाक डिसीजन होगा। देखिए, अगर आपको गोश्त बनाना खुद आता है, आपने बनाया हुआ है, फिर आपके लिए ये काम ठीक है, बेहतर साबित हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जितने जो गोश्त वाले होते हैं, उनको पता होता है, इसकी मेन कमाल जो होता है गोश्त के काम के अंदर, वो होता है कटिंग का, कि आप गोश्त जो है वो किस तरह बना रहे हैं। कि आप कभी देखिए, अपने तजर्बे में देखिए कि जब भी आप गोश्त लेने जाते हैं, तो जो गोश्त वाला होता है वो हमेशा अपनी मर्जी से कोई ना कोई पीस आपके वजन में डालता है, गोश्त के वजन में। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अगर वो सारे बहुत अच्छे-अच्छे पीसेस आपको दे दे, तो शायद उसके जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 300 से 400 रुपए पर केजी या इससे कम, वो शायद अर्न ना कर सके। तो इस वजह से उसको इस चीज के ऊपर अबूर हासिल है, उसको पता है कि उसने कौन सा पीस किस तरह बेचना है, किस तरह की उसने कटिंग करनी है, किस तरह उसने वेस्टेज कम से कम करनी है। आप देखिए अगर गोश्त वालों को, तो आप वो जो ज्यादातर आप देखेंगे कि वो जो पर्दे होते हैं गोश्त के, उससे वो कीमा निकाल रहे होते हैं। पसंद भी किया जाता है पर्दों का कीमा जो है, लेकिन जिस तरीके से वो पर्दों की वो करते हैं, कटिंग करते हैं, उसको उतारते हैं, वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर वो वेस्टेज नहीं होने देते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गोश्त का काम एक हाई रिस्क काम है। तो इसको करने से पहले सोचिएगा कि गो या इन्वेस्ट करने से पहले कोई कहे कि जी मुझे इन्वेस्टमेंट करा दें, तो इसको इन्वेस्ट करने से पहले भी सोचिएगा कि अगर आपको ये काम खुद से नहीं आता, तो इस काम की तरफ मत जाइएगा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो हाई रिस्क इन्वॉल्व है। तकरीबन तकरीबन
90% वो लोग जिनको गोश्त का काम नहीं आता और वो ये काम शुरू करते हैं, उनका देखा गया है कि फेलियर हो जाता है। ये भी मैंने कैलकुलेशन इसी तरह की कि इलाकों का सर्वे किया और उस सर्वे के बाद मुझे मालूम हुआ कि अगर 10 लोगों ने गोश्त की दुकान खोली तो उनमें से कितने लोग जो हैं उसमें फेल हो गए गोश्त की दुकान में। तीसरा काम जो कि बड़ा हाई रिस्क काम है, इसके अंदर आपकी 2 चीजें स्टेक के ऊपर है। एक आपका फाइनेंशियल रिस्क स्टेक के ऊपर है और दूसरी आपकी इंटेग्रिटी भी स्टेक पे चली जाती है। ये काम है फर्नीचर का। अब फर्नीचर के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती है, जिस तरह बेड सेट्स आ गए, सोफाज आ गए। अब ये वो चीजें हैं जो लोग बड़े शौक से ऑर्डर दे रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरह शौक से ऑर्डर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली उस तरह के उनके पास बजट्स नहीं होते हैं। अब आप ये काम इसलिए लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि किसी को जैसे कि फर्नीचर का शौक है या किसी ने फर्नीचर बनाया, उससे देखा कि यार इसके अंदर तो काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन तकरीबन 35 to 40% का प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसी तनासुब से इसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। रिस्क फैक्टर इसलिए ज्यादा है कि आप जो वुड परचेज कर रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, जो शीट्स परचेज करते हैं इसमें वो बहुत एक्सपेंसिव है, जो हार्डवेयर होता है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपका एक यूनिट जो है बेड का, अगर आपका एक यूनिट बेड का जो है किसी भी वजह से, पॉलिश की वजह से या फैब्रिकेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो तकरीबन तकरीबन उसकी जो कॉस्टिंग आ रही होती है एक डबल बेड की, किंग साइज बेड की, वो तकरीबन आ रही होती है तकरीबन अच्छे बेड सेट की, शीशम का जो हो वो तकरीबन 130, 140, 1.5 लाख तक उसकी कॉस्टिंग आती है। तो एक बेड सेट जो है वो आपका जो प्रॉफिट ले जाता है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो 5 बेड सेट्स का वो प्रॉफिट ले जाता है। अच्छा, अब इसमें ये बात आती है, सवाल ये आता है कि भाई रिजेक्ट क्यों होगा? देखिए, रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम खुद जो होते हैं, कई दफा जो हम लोग काम शुरू करते हैं तो हमें तो इवन एक कील भी जो होता है वो ठोकना नहीं आता है, हमें उसकी लकड़ी की कटिंग नहीं आती है। हम डिपेंडेंट होते हैं उन लोगों के ऊपर, बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वो फैब्रिकेट करना होता है। और जब भी आपकी डिपेंडेंसी आती है तो आपको सबसे पहले वो चीज जो है वो खुद आनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वर्किंग नॉलेज ना हो तो कंसेप्चुअल नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इसमें भी वही मसला आता है कि आप जो लकड़ी लेकर आ रहे होते हैं उसके अंदर किस तरह आप लकड़ी को सेव कर रहे हैं या शीट को किस तरह सेव कर रहे हैं, किस तरह आपके जो मुख्तलिफ जो आपने हार्डवेयर लेकर आ रहे हैं उसको आपने किस तरह जो है आप उसको यूज कर रहे हैं। जो अमूमन प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लकड़ी को वेस्ट नहीं होने देते, शीट्स को वेस्ट नहीं होने देते, वो अपने हार्डवेयर को इवन वेस्ट नहीं होने देते। और इसमें सबसे ज्यादा जो वेस्टेज आती है वो वेस्टेज आपकी लकड़ी के अंदर वेस्टेज आ रही होती है। और आपके जो सोल्यूशंस होते हैं, जो एडहेसिव्स होते हैं, जो बड़े महंगे होते हैं, जिनसे वो जोड़ा जा रहा होता है आपस में, उसके अंदर वेस्टेज बहुत ज्यादा आती है। तो ये चीज याद रखिएगा इस काम के अंदर कि आप फर्नीचर का काम जो है बहुत अच्छा काम लगता है, आपको ऑर्डर भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन हाई रिस्क काम है। और इसमें मैंने आपको बताया 2 चीजें स्टेक पे जा सकती हैं। आपका फाइनेंशियल रिस्क है और फिर कोई आपको फर्नीचर का ऑर्डर क्यों देगा? आपके साथ उसका कोई ताल्लुक होगा, इस वजह से आपको फर्नीचर का ऑर्डर मिल रहा है ना। तो जब आपका ताल्लुक बीच में इन्वॉल्व हो गया तो अगेन इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर आ जाएगा, वो आपका ताल्लुक जो है वो लूज भी हो सकता है। तो फर्नीचर का काम अगेन इसके अंदर भी अगर हम देखें कि कितने परसेंट चांसेस हैं इसके फेलियर के, वो भी तकरीबन 90% के करीब जो है इसके अंदर फेलियर के चांसेस हैं। फिर इसके बाद जो आपका चौथा काम है जो बड़ा हाई रिस्क, अगेन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फर्नीचर का काम है इसी तरह ये काम भी बहुत हाई रिस्क है, और ये है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग का काम। ये जो हम कॉन्ट्रैक्टर बनने की कोशिश करते हैं यार, बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। तकरीबन तकरीबन 95% फेलियर चांसेस हैं, और इसके जो फेलियर चांसेस हैं उनका सेटबैक जो है वो बहुत ज्यादा है। ये हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि ये बड़ा हाई कॉस्ट काम है।
अब दोस्त ये कहते हैं कि जनाब इसमें आपकी तो इन्वेस्टमेंट कोई होती ही नहीं है, आप तो लोगों का पैसा होता है, वो आपको देते हैं, आप उनके पैसों से उनका घर बनाते हैं और उस घर के अंदर से जो है वो क्या कहते हैं आप अपना प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 50-55% जो है वो प्रॉफिट आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सर, इतनी सिंपल नहीं है चीजें जो जिस तरह ये लोग कहते हैं कि किसी का पैसा होता है। देखें, घर जो होते हैं ना, वो लोग 3 नुक्ताए नज़र होते हैं जिसकी वजह से लोग घर बना रहे होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो ज़रूरत के तहत अपने रिटायरमेंट फंड से घर बना रहे होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी इन्वेस्टमेंट के लिए घर बना रहे होते हैं, उन्होंने घर बना के किराए पे देना है या उन्होंने घर बना के बेचना है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो घर शौक से बना रहे होते हैं। जो शौक से घर बना रहे होते हैं वो तमाम तर लग्जरीज को घर के अंदर डाल रहे होते हैं। पूल भी बनाएंगे, मोज़ेक का काम भी करेंगे, स्पेनिश टाइल्स भी लगाएंगे। जो जरूरत के तहत घर बना रहे हैं वो उनके पास बड़े लिमिटेड फंड्स होते हैं और वो बड़े अपने फंड्स के हवाले से कॉन्शियस होते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कर रहे हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं। एक गलत मूव आपकी किसी की इन्वेस्टमेंट को, किसी की हार्ड अर्न मनी का जो है वो बिल्कुल सत्यानाश कर सकती है। और आपको ऐसा लगा था कि इस काम के अंदर बड़ा इसके अंदर मार्जिन हैं और ये काम तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं है। देखें, ये काम उस वक्त तक ना करें जब तक आपके पास एक बहुत अच्छी टीम अवेलेबल ना हो। बहुत अच्छी टीम का मतलब यह है कि उसके अंदर आपके पास टेक्निकली लिटरेट टीम भी होनी चाहिए और अच्छे वर्किंग हैंड्स भी होने चाहिए। यानी कि आप लोगों ने आपने जिनसे आगे काम करवाना है वो आपके बहुत रिलायबल लोग हों। टेक्निकल टीम से मेरी मुराद है कि आपके पास अच्छे सिविल इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर्स आपके पास मौजूद हों जो काम को सुपरवाइज कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे तो इसके अंदर आपको जो सेटबैक पहुंच सकता है वो ये पहुंच सकता है कि कई दफा जो होता है वो आपको उनके अमाउंट्स रिटर्न करने पड़ते हैं। और जब आपको वो सब कुछ उन उन हालात से आप गुजरना शुरू हो जाएं तो आपके लिए ये एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। लिहाजा कंस्ट्रक्शन का काम और इसमें ताल्लुकात वो बहुत खराब होते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फर्नीचर का काम होता है, किसी ने आपको कोई काम नहीं देना जब तक वो आपको जानता नहीं होगा। और अगर आपको जानता नहीं होगा तो इसका मतलब है या आपका दोस्त होगा या आपका कोई रिश्तेदार होगा, आपकी रिश्तेदारी भी जाएगी, दोस्ती भी जाएगी। तो इस काम के अंदर भी बहुत ज्यादा मोहतात रहिए। ये काम अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि यार ठेकेदार बन जाता हूं, इससे अच्छी इनकम आना शुरू हो जाएगी। बहुत ध्यान से इसके लिए अगर आपके पास या तो टीम अवेलेबल है फिर तो ठीक है, लेकिन अमूमन हमारे पास टीम्स अवेलेबल ऐसी नहीं होती। फिर इसके बाद एक और काम जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क काम है और बहुत यानी कि ऐसा काम है कि जिसके अंदर आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा चाहिए होती है, पैसिव इनकम बिल्कुल नहीं है। कई लोग सोच रहे होते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर आपके पास सीमेंट आ जाता है, बजरी आ जाती है, रेत आ जाती है, ये जो ग्रे के मटेरियल है। फिर अगर जो फिनिशिंग का मटेरियल है उसमें लकड़ी आ जाती है, एल्यूमिनियम आ जाता है, आयरन आ जाता है। ये वो चीजें हैं जो कि फिनिशिंग के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, अब इसमें एक तरफ अगर तो हम जो फिनिशिंग की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर एल्यूमिनियम, लकड़ी या आपका जो लोहा है, इसके अंदर मार्जिन ही बहुत कम होता है। एल्यूमिनियम के अंदर हार्डली आपको बहुत सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भी जो मार्जिन एग्जिस्ट करता है वो तकरीबन 2 से 3% का मार्जिन आपके पास होता है। इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं होता, वो भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिर आ जाती है लकड़ी। इसके अंदर लकड़ी के अंदर भी मार्जिन जो होता है वो बहुत कम है क्योंकि ज्यादा मार्जिन उनके पास जा रहा होता है जो बड़े स्टॉकिस्ट्स हैं। तो आप तो बेसिकली लकड़ी जो आप बड़े स्टॉकिस्ट तो नहीं बन रहे हैं, और अगर आपने बड़ा स्टॉकिस्ट बनना है तो फिर उसी हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व होगी। फिर इसके अंदर जब कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सीमेंट, बजरी, रेत, यार ये इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है वेस्टेज। आपका जो ये जो आइटम्स हैं, आप सीमेंट को ज्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते, आप रेत को ज्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते, बजरी को ज्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। क्वालिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं। और फिर ये वह काम वहां चलेगा सीमेंट, बजरी, रेत का जहां ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। जो डेवलप्ड एरियाज हैं उनके अंदर सीमेंट, बजरी, रेत की आपको वो देखेंगे कि दुकानें कम नजर आती है। ज्यादातर जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है वहां पे आपको दुकानें नजर आ रही होंगी, जिसका मतलब ये है कि जहां पे आप रहते हैं वहां से बहुत थोड़ा फासले पे आपका आउटलेट हो।
तो अगेन बहुत रिस्की काम है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी जो है, इसको भी काम को करते वक़्त बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लूज़ हो सकती है। इसके बाद जो काम आ रहा है वो आ रहा है रेंटे का, हाई रिस्क काम, बहुत ज़्यादा। देखने को बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी ली, रेंट पे डाल दी। लेकिन इसके अंदर रिस्क फैक्टर इतना ज़्यादा है, आप गाड़ी किसको रेंट पे दे रहे हैं? फिर खाली ये तो नहीं है कि शादी ब्याह ही चल रहे हैं तो आप जो है उसके अंदर आपकी गाड़ियां जा रही हैं रेंट के ऊपर, अच्छा प्रॉफिट तो वहीं होता है। रेंट ए कार का काम उधर बहुत अच्छा है जहां पे टूरिज्म है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो अर्बन एरियाज है उनके अंदर टूरिज्म बहुत कम है, और अगर हम यहाँ पे ये काम करते हैं तो ये हाई रिस्क इसलिए हो जाता है कि ज्यादातर हमारे पास वो लोग आ रहे होंगे जिनको गाड़ियां जो हैं ऑफ स्टेशन के लिए चाहिए होंगी, और वो हम लोग जो हैं वो सस्टेन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हम लोग ज्यादातर जो वो लोग जो कि अपनी पेंशन के फंड से कारोबार ले करना शुरू करते हैं या सेविंग से कारोबार करना शुरू करते हैं, हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता है कि जिसके अंदर हम किसी को जबरदस्ती मजबूर करते हुए या थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हुए उससे हम अपनी रकम निकलवा सकें। हम लोग शरीफ लोग होते हैं, हमारे से ये चीज नहीं बर्दाश्त होगी। कोई बंदा हमारी गाड़ी मार देता है तो हमसे ये नहीं बर्दाश्त होगा कि हम उसकी पेमेंट भी ना लें उससे, और फिर उसके बाद जो है उस गाड़ी का नुकसान जो है वो अलहदा हो। तो रेंट ए कार का काम जो है ये मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा उन लोगों को जो कारोबार करना चाहते हैं और कहें कि जी वो कारोबार के अंदर जो है वो किसी तरीके से आ जाएं। मैं इस चीज के अंदर आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये रेंट ए कार का काम जो है अपनी हार्ड अर्न सेविंग से जो है वो शुरू करें। 6 काम मैंने आपको बताए और 6 के 6 मैंने आपको बता दिया, उनको मैंने लिस्ट डाउन कर दिया, लिस्ट से निकाल दिया कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो फिर आपको काम करना कौन सा चाहिए? सवाल तो ये पैदा होता है। इस सिलसिले में हम एक और प्रोग्राम करेंगे और इसमें मेरे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आपको मैं ऊपर लिंक आ रहा है, आप वो प्रोग्राम जरूर देखिएगा जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन सा काम जो है वो करना चाहिए। तो आपको इसके अलावा मैं एक और प्रोग्राम आजकल के हालात के हवाले से भी आपके साथ करूंगा कि आपको क्या काम जो है आजकल के हालात के अंदर जो है वो करने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि बहुत सारे और लोगों को भी हमारे इस प्रोग्राम का फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।